हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टैटिक जीके का। वो है स्टेट और क्रॉप्स। किस राज्य में कौन सी फसल होती है, कौन सी फसल किस राज्य में उसका लीडिंग प्रोड्यूसर है। लीडिंग प्रोड्यूसर चेंज होते रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको टॉप 2 या 3 राज्य हर फसल के पता होने चाहिए। नंबर 1 पोजीशन चेंज हो सकती है, लेकिन 1, 2 और 3 जो टॉप प्रोड्यूसर हैं किसी चीज़ के, वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। तो इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर कोई विशेष, कोई बहुत ही ज़्यादा खास फसल है तो उसको जीआई टैग मिला है, वो भी आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं स्टेट एंड क्रॉप्स। पहले आपको बता दूं, भारत में मेनली 2 तरह की क्रॉप्स होती हैं, एक खरीफ और एक रबी। ये वेल एस्टेब्लिश्ड है। तो खरीफ क्रॉप क्या होती है? खरीफ क्रॉप वो होती है जो मॉनसून सीजन में उगाई जाती है, यानी कि जून से लेकर सितंबर तक, जब मॉनसून अपने पीक पर होता है भारत में, साउथ वेस्ट मॉनसून, तब ये ग्रो की जाती है। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे कि मेज़, मिलेट, कॉटन या राइस, ये सारे के सारे खरीफ क्रॉप हैं। ये जून से सितंबर के बीच में हम कभी भी इसको उगाते हैं और इसे काटने का समय होता है अक्टूबर नवंबर, यानी जब मॉनसून सीजन खत्म हो जाता है उसके बाद हम इसे काट लेते हैं। तो ये हैं खरीफ क्रॉप्स। यहाँ पे आपको ये भी बताऊंगा कि एक खरीफ और रबी के अलावा भी इंडिया में एक सीज़न होता है जिसे जायद सीज़न बोलते हैं। ये समर सीज़न होता है। ये जायद सीज़न जो है, आप इसे बोल सकते हैं रफली मार्च से लेकर जून तक। कई क्रॉप्स ऐसी होती हैं जिन्हें गर्म तापमान तो चाहिए, हॉट, यानी कि उन्हें हॉट वेदर चाहिए समर का, लेकिन उन्हें मॉनसून नहीं चाहिए, उन्हें ड्राई वेदर चाहिए। तो अगर हॉट और ड्राई वेदर चाहिए तो मार्च से जून का सीज़न होता है, और अगर हॉट के साथ साथ उन्हें वेट क्लाइमेट चाहिए तो फिर मॉनसून में वो ग्रो करती हैं, जो कि खरीफ क्रॉप्स होती हैं। तो खरीफ क्रॉप जो होती हैं, इन्हें पानी चाहिए होता है, लेकिन तो लॉट ऑफ वाटर भी चाहिए इन्हें, लेकिन साथ साथ इन्हें हॉट वेदर भी चाहिए, यानी गर्मी भी चाहिए और पानी भी चाहिए। तो वो तो फिर मॉनसून में ही पॉसिबल है। लेकिन कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं जिन्हें गर्मी तो चाहिए लेकिन पानी नहीं चाहिए, तो हॉट एंड ड्राई, इनको बोलते हैं जायद सीजन, मार्च से जून। क्योंकि भारत में जो साउथ वेस्ट मॉनसून आता है वो जून, मिड जून ऐसे आता है। तो जायद क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं? जैसे करेला को क्या बोलते हैं? बिटर गार्ड हो गई, या फिर कद्दू हो गया। कद्दू को इंग्लिश में पंपकिन बोलते हैं। तो पंपकिन हो गया, या कुकम्बर हो गया। कुकम्बर मतलब होता है खीरा। तो ये 3 याद रखिए। जायद क्रॉप्स अगर आपसे पूछें, एग्जाम में आता है एमसीक्यू कई बार कि जायद क्रॉप कौन सी होती है, तो करेला, कद्दू और खीरा, यानी कि पंपकिन, बिटर गार्ड और कुकम्बर। अब रबी क्रॉप्स की बात करते हैं। रबी क्रॉप्स वो होती हैं जो हम ग्रो करते हैं अक्टूबर के आसपास। जब खरीफ काट लेते हैं उसके बाद हम रबी ग्रो करते हैं। तो अक्टूबर से लेकर अक्टूबर नवंबर के आसपास हम इसे ग्रो करते हैं और मार्च में हम इसे काट लेते हैं। यानी इनका जो सीजन होता है वो अक्टूबर से लेकर मार्च तक होता है, यानी होली के आसपास। मार्च में लगभग होली आती है, तब हम इसे काट लेते हैं, और अक्टूबर के आसपास दिवाली आती है। तो कई बार ऐसे भी बोलते हैं दिवाली टू होली। जैसे गेहूं, व्हीट, ग्राम, मस्टर्ड, ये सारी हैं रबी क्रॉप्स। तो ये विंटर सीजन में ग्रो करती हैं। मेनली जो ग्रो करती हैं वो विंटर सीजन में करती हैं। तो ये 2 जो क्रॉप्स हैं ये आपको पता होनी चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वो क्रॉप्स हैं रबी क्रॉप जिनको ग्रोथ के लिए, यानी बढ़ने के लिए चाहिए कोल्ड क्लाइमेट, राइट। और जर्मिनेशन क्या होता है? बीजों का अंकुरित होना। तो जर्मिनेशन के लिए चाहिए वार्म क्लाइमेट। तो जब अक्टूबर में ग्रो करते हैं, अक्टूबर में उतनी ठंड नहीं होती, रिलेटिवली वार्म रहता है, तो उस वक्त ये जर्मिनेट हो जाते हैं सीड, और सीड जो है वो मैच्योर हो जाते हैं। फिर एक बार जब पौधा निकल आता है, ये सीड मान लीजिए, ये बीज है, इस बीज में से एक बार जब पौधा निकल आया तो फिर वो ग्रो करता रहेगा पूरे कोल्ड सीजन में। तो ये वाली है रबी क्रॉप्स। एक कैश क्रॉप होती है। कैश क्रॉप कुछ नहीं है। देखो, आप कोई भी फसल अगर उगाओगे तो या तो आप उसे खाने के लिए उगाओगे, जैसे गेहूं, चावल वगैरह, लेकिन जूट है, अब जूट को आप खाओगे नहीं, राइट। जूट आप क्यों ग्रो करोगे फिर? सिर्फ पैसा बनाने के लिए। तो वो क्रॉप्स जिन्हें हम प्रॉफिट के लिए लगाते हैं अपने खेतों में, राइट, तो उनको बोलते हैं कैश क्रॉप, राइट। जैसे टोबैको, जैसे कॉटन, शुगर केन,
कॉफ़ी, इनका मेन पर्पस कंजम्पशन नहीं होता। इनका मेन पर्पस होता है कि आपको एक प्रीमियम मिल जाए, आपको एक अच्छे दाम मिल जाए, राइट। इसीलिए कॉफ़ी, चाय, चॉकलेट वगैरह ये सब हम ग्रो करते हैं। चलिए अब हम एक एक करके सारे स्टार्ट करते हैं। पहले टोबैको से स्टार्ट करते हैं। देखो, भारत जो है वो चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा कंट्री है जो टोबैको को ग्रो करता है। टोबैको मतलब होता है तंबाकू। तो तंबाकू जो होता है, और अगर मैं भारत में बात करूं कि वो राज्य कौन से हैं जहां पे तंबाकू होता है, तो वो हैं गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका और वेस्ट बंगाल। ये मेन है। एक बात याद रखिए, जो रैंकिंग होती है 1, 2, 3, 4 ये बदलती रहती है। तो हम स्टैटिक में ये कवर नहीं करेंगे कि गुजरात नंबर 1 है कि आंध्र नंबर 1 है। हाँ, कई स्टेट ऐसे होते हैं जिनमें ऑलमोस्ट 80-90% जिनका शेयर होता है, वहां मैं आपको बता दूंगा कि भाई ये बहुत बड़े मार्जिन से नंबर 1 है। लेकिन अगर मुझे कहीं लगा कि 19-20 का फर्क है या उतना फर्क नहीं है, तो मैं आपको सिर्फ यही बताऊंगा कि भाई ये लीडिंग प्रोड्यूसर है। अगर तंबाकू की बात हो तो आप याद रखो गुजरात, आंध्र प्रदेश और यूपी, ये नाम आप याद रखो। मैंने जब लिखे हैं ये तो इसी क्रम में लिखे हैं, लेकिन मैं फिर कहूंगा 1 और 2 रैंकिंग, 3 रैंकिंग ये हमेशा चेंज होती रहती हैं, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा अपना समय खर्च नहीं करना है। ये क्लियर है? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो टोबैको जो है ये एक कैश क्रॉप है, राइट। इसका पर्पस सिर्फ यही है कि मार्केट में इसे बेच दो और प्रॉफिट कमा लो। टोबैको जो है ये एक ट्रॉपिकल क्रॉप है अपने ओरिजिन में, लेकिन ये सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में ज़्यादातर ग्रो होती है। कहने का मतलब ये है, अगर हम धरती को देखें तो सबसे गर्म जो यानी इक्वेटर होता है, जहाँ पे सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है, तो यहाँ पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट होती है। इक्वेटर के आसपास ट्रॉपिकल क्लाइमेट होती है, यानी कि उष्ण कटिबंधीय। फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे और जाएंगे तो थोड़ा सा तापमान में कमी आती है, तो उसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल। तो ये सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट में और कम हो जाता है टेम्परेचर। तो सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में ग्रो करती है। जनरली टोबैको को 100 से 120 दिन चाहिए होते हैं ग्रो करने के लिए, और एवरेज टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री चाहिए होता है। अब बात करते हैं ग्राम। ग्राम मतलब होता है चना। तो ग्राम जो है वो एक रबी क्रॉप है, और रबी क्रॉप यानी कि विंटर क्रॉप, तो यानी कि अक्टूबर नवंबर में हम इन्हें ग्रो करेंगे और मार्च में हम इनको हार्वेस्ट कर लेंगे। तो ग्राम के लिए कैसी मिट्टी चाहिए आपको? ग्राम के लिए आपको लोम या हैवी लोम, राइट, लोमी सॉइल आपको चाहिए, और मार एंड पंडुआ सॉइल, इनमें भी काफी अच्छा ग्राम ग्रो होता है। तो ग्राम भारत में सबसे ज्यादा यहां पे होता है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटका। एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, राइट। मेन आप 3 याद रखिए, लीडिंग ग्राम प्रोड्यूसिंग स्टेट। ग्राम भी अलग अलग, चना भी अलग अलग तरह का होता है। आपने काबुली चना सुना होगा, आपने ब्लैक आइड बीन यानी कि लोबिया सुना होगा। तो लोबिया भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक तरह का चना है। बाकी कई तरह के चने अलग अलग, हरा चना और कई तरह के स्प्लिट ग्रीन ग्राम वगैरह, कई तरह के चने वगैरह जो हैं भारत में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं पल्सेस की। पल्सेस मतलब होता है दालें। दालें तो भारत जो है वो सबसे बड़ा कंज्यूमर है और प्रोड्यूसर भी है पल्सेस का पूरी दुनिया में। हम पल्सेस में पूरी दुनिया में नंबर 1 हैं, और पल्सेस जो हैं वो ड्राई कंडीशंस में भी ग्रो हो जाती हैं, राइट। पल्सेस जो हैं ये लेग्यूमिनस क्रॉप होती हैं। लेग्यूमिनस क्रॉप मतलब इनमें ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करते हैं, इसीलिए दूसरे प्लांट्स की भी हेल्प करते हैं। तो लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं वो हमें नॉर्मल प्लांट्स के साथ लगाने चाहिए, जिससे सॉइल में कभी भी नाइट्रोजन की कमी फिर नहीं रहेगी। पल्सेस के मामले में भारत के जो लीडिंग स्टेट्स हैं वो ये हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पल्सेस के मामले में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो आप दोनों में ही आप ये याद रखिए कि जो ग्राम है, जो चना है, उसमें मध्य प्रदेश काफ़ी बड़े अंतर से नंबर 1 है, और पल्सेस में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 है काफ़ी बड़े अंतर से। तो क्योंकि राजस्थान काफ़ी डिस्टेंट सेकंड प्लेस पे आता है। लगभग भारत का आप कह सकते हैं 1/3, 1/3 जो पल्सेस हैं वो मध्य प्रदेश से आती हैं, 1/3 दालें। और चने की बात करें तो भारत का लगभग 40% जो चना है वो मध्य प्रदेश से आता है। तो अगर अंतर काफ़ी ज़्यादा रहेगा तो मैं आपको बता दूंगा कि राज्य कौन सा है। दालों के बाद अब चावल पे आ जाते हैं, यानी कि राइस। राइस खरीफ क्रॉप है एक, राइट। खरीफ क्रॉप है, पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है राइस को। तो राइस का सीज़न अब आपको पता ही है। भारत में कई तरह के राइस ऐसे हैं जिन्हें जीआई टैग मिला हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल ये इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर मैं पूछूं कला नामक राइस, तो यूपी का राइस होता है जिसे बोलते हैं कला नामक राइस, इसे जीआई टैग मिला हुआ है। तो ये एक विशेषता है, कला नामक नाम का राइस यूपी में खाया जाता है,
और अगर जीआई टैग मिला ही हुआ है इसका मतलब साफ है कि इसका एक अपना स्वाद है, इसकी एक अपनी खुशबू है, कुछ बहुत खास है इसके बारे में। ऐसे ही असम का है जोहा राइस, जोहा राइस असम का है। इसी तरह से वायानाड जीरा कसला राइस, वायानाड गंध कसला राइस, काइपड राइस, नवारा राइस, पलक्कडन मट्टा राइस और पोकाली राइस। इसमें नवारा पे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। नवारा राइस कहाँ खाया जाता है? तो ये केरला, ये सारे चावल केरल के हैं, ये सारे इन्हें जीआई टैग मिला हुआ है। फिर कला नामक राइस यूपी का है, जोहा राइस जो है असम का है। असम का एक राइस और है जिसे बोलते हैं बोका सोल। ये वो चावल है जिसे पकाने की, कुक करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप इसे सिर्फ भिगोकर खा सकते हैं। तो बोका चौल या बोका सोल जिसे कहते हैं, तो ये असम का राइस है, इसे भी जीआई टैग मिला हुआ है। उसके बाद महाराष्ट्र का राइस है, जैसे अजार घनसाल राइस। अजार घनसाल राइस महाराष्ट्र का है और अंबे मोहार राइस भी महाराष्ट्र का है। यह विशेष है, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। फिर वेस्ट बंगाल के दो राइस हैं बहुत इंपॉर्टेंट, एक है तुलाई पंजी और एक है गोविंदो भोग। गोविंदो भोग चावल और तुला पंजी चावल वेस्ट बंगाल, इन्हें जीआई टैग मिला हुआ है। मणिपुर का चावल है चकहाओ, इसे भी जीआई टैग मिला हुआ है, काला चावल मणिपुर का। और बिहार का है कटरनी चावल, बिहार का है कटरनी चावल। चावल की अगर मैं बात करूं तो भारत में सबसे ज्यादा चावल कहां पे होता है? तो इसमें कोई एक आउटस्टैंडिंग लीडर नहीं है, कोई बहुत बड़े अंतर से लीडर नहीं है, नेक टू नेक रहता है। वेस्ट बंगाल, पंजाब, यूपी, आंध्रा, ये मेन है, ठीक है, ये मेन है। वेस्ट बंगाल, पंजाब, यूपी और आंध्रा, इनमें कोई बहुत आउटस्टैंडिंग डिस्टेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि वेस्ट बंगाल बहुत बड़े लेवल से आगे, तो आगे पीछे होते रहेंगे। बस आप याद रखिए वेस्ट बंगाल, पंजाब और यूपी, इनमें जो राइस है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं गन्ने की, यानी शुगर केन की बात करते हैं। तो ये कैश क्रॉप है शुगर केन भी, तो इससे शुगर मिलती है, हमें चीनी मिलती है, खांड मिलती है, गुड़ मिलता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ये बैम्बू फैमिली में आती है, बैम्बू एक ग्रास फैमिली में आती है। ग्रास फैमिली को हम पोएसी बोलते हैं, ये भी आप याद रखिए, पोएसी। तो जो गन्ना है उसे हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए और एवरेज टेम्परेचर चाहिए 21 से 27 और रेनफॉल चाहिए लगभग 75 टू 150 सेंटीमीटर। कई तरह की मिट्टी में ये ग्रो होता है शुगर केन, जैसे ब्लैक सॉइल में भी होता है, लोमी सॉइल, ब्राउन या रेडिश लोमी सॉइल जो होती है, लेटराइट सॉइल में भी ये पाया जाता है। तो जो कोई भी ऐसी सॉइल जो मॉइस्चर को रिटेन करती है, जो नमी जिसमें होती है, उसमें गन्ना अच्छा उगता है। गन्ने की अगर मैं बात करूं भारत में कहां होता है, तो यूपी, महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा है, इसके अलावा कर्नाटक, तमिलनाडु में भी है। तो भारत का लगभग 50% गन्ना यूपी से आता है, तो यूपी काफ़ी बड़े अंतर से पहले नंबर पे इसमें है। तो आप ये याद रख सकते हैं, यूपी लीडिंग प्रोड्यूसर है शुगर केन का। अब बात करते हैं ज्वार, इसे सौरघम बोलते हैं, सौरघम यानी कि ज्वार। ये खरीफ क्रॉप है, भारत में खरीफ क्रॉप है ये, और सौरघम काफ़ी ज़्यादा कम पानी में भी ग्रो की जा सकती है। यह आपको याद रखना है कि सौरघम जो है वो काफ़ी कम पानी उसे चाहिए और हाई टेम्परेचर चाहिए और ड्रॉट को भी विदस्टैंड कर सकती है। तो 15 से 40 डिग्री, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी रेंज में ग्रो हो सकती है ये, 15 से 40 काफ़ी बड़ी रेंज होती है। और रेनफॉल 400 से 1000 mm तक की रेनफॉल को ये सह सकती है। कई तरह की मिट्टी में ज्वार उगाते हैं, लेकिन सबसे अच्छी मिट्टी जो इसके लिए होती है वो होती है क्लेई लोम सॉइल, जिसमें ह्यूमस होता है, नमी होती है, वो सबसे आइडियल है इसके लिए। तो ज्वार सबसे ज़्यादा भारत में इन जगह पे होता है, महाराष्ट्र में होता है और कर्नाटका, उसके अलावा मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। महाराष्ट्र में आप कह सकते हैं भारत का लगभग जो है 1/3 ज्वार यहाँ से आता है, तो महाराष्ट्र नंबर 1 है। और कर्नाटक से आप कह सकते हैं लगभग 1/4, 20 से 25%, ठीक है, 20 से 25% आता है कर्नाटक से। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक जो है ये बाकी राज्यों से काफ़ी आगे हैं ज्वार में। इसके अलावा एक ज्वार ऐसा है जिसे जीआई टैग भी मिला हुआ है, वो है मंगल वेधा ज्वार, जो महाराष्ट्र का है। मंगल वेधा ज्वार महाराष्ट्र का, इसे जीआई टैग मिला हुआ है। अब बात करते हैं तूर की दाल। तूर की दाल को अरहर की दाल भी बोलते हैं। यह एक रबी क्रॉप है तूर की दाल, और कई सारे भारत के सेमी एरिड रीजन में पाई जाती है। सेमी एरिड मतलब एरिड होता है जो सूखा इलाका होता है, सेमी एरिड मतलब जो सूखा तो है उतना सूखा नहीं है, सेमी एरिड, राइट। तो इसको पिजन पी बोलते हैं वैसे तूर की दाल या अरहर की दाल को। और ये 26 से 30 डिग्री का इसे टेम्परेचर चाहिए रेनी सीजन में, और रेन सीजन जब खत्म हो जाता है तो 17 से 22 डिग्री का टेम्परेचर इसे चाहिए। तो
तूर दाल भारत में कहां होती है मेनली? तो ये होती है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका और गुजरात। ठीक है, लगभग भारत का 1/4 महाराष्ट्र से आता है और लगभग 1/4 ही मध्य प्रदेश से आता है। तो नेक टू नेक रहता है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में, कभी वो ऊपर कभी वो नीचे। तो मेनली महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में उगाई जाती है। और दो तूर दाल ऐसी है जिसे जीआई टैग मिला हुआ है। एक है महाराष्ट्र की नवापुर तूर दाल, महाराष्ट्र में एक जगह है नवापुर, वहां की तूर दाल। और एक है कर्नाटक की गुलबर्ग की तूर दाल, गुलबर्ग जिसे अब कलबुर्गी बोलते हैं, तो कलबुर्गी की तूर दाल, इसे जीआई टैग मिला हुआ है। अब हम बात करते हैं कॉटन की। कॉटन मतलब होता है कपास। आप जानते हैं कि कॉटन एक खरीफ क्रॉप है और कॉटन किसी भी खरीफ क्रॉप की तरह कॉटन को पानी चाहिएगा। हालांकि पानी वहां पे खड़ा नहीं होना चाहिए, जैसे चावल होता है, चावल को खड़ा पानी चाहिए, यानी पानी वहां पे एक जगह भरा रहे। लेकिन कॉटन का ऐसा है कि मिट्टी में नमी होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, लेकिन वो स्टैंडिंग वाटर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए, लेकिन वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये कॉटन आप जानते हैं कि ब्लैक सॉइल में अच्छा उगता है, यानी जो काली मिट्टी होती है, काली मृदा जिसे रगूर कहते हैं, उसमें ये अच्छा ग्रो करता है। और कॉटन में देखते हैं लीडिंग प्रोड्यूसर कौन से हैं कॉटन के, मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। गुजरात, महाराष्ट्र दोनों काफ़ी आगे हैं बाकी राज्यों से। गुजरात और महाराष्ट्र में जो कॉटन है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। फिर तेलंगाना और आंध्र में भी होता है। तो इनफैक्ट भारत का लगभग, आज की तारीख में बात करूं तो लगभग भारत का 40% कॉटन गुजरात से आ रहा है। गुजरात काफ़ी आगे निकल चुका है कॉटन में महाराष्ट्र से। पहले काफ़ी कॉम्पिटिटिव रहता था दोनों में, लेकिन गुजरात आज काफ़ी आगे है। अब बात करते हैं रेपसीड और मस्टर्ड की। ऑयल सीड्स की बात करते हैं हम, जिनसे तेल निकालते हैं, तिलहन बोलते हैं जिन्हें, तिलहन तेल जो हमें देते हैं। तो रेपसीड और मस्टर्ड जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑयल सीड क्रॉप्स हैं, भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए। और सोयाबीन और ऑयल पाम के बाद सबसे ज़्यादा जो तेल इस्तेमाल होता है वो रेपसीड और मस्टर्ड का होता है। इन्हें ठंडा लेकिन ड्राई वेदर चाहिए होता है और मिट्टी में अच्छा खासा मॉइस्चर भी होना चाहिए। जब ये मैच्योर होते हैं तो उस समय ड्राई क्लियर वेदर इन्हें चाहिए होता है। तो रबी, एक तरह से रबी सीजन में ग्रो करते हैं फिर ये, और ये सैंडी लोम से लेके क्ले लोम सॉइल तक में अच्छा ग्रो करते हैं। अगर मैं बात करूं भारत के राज्य जिनमें रेपसीड और मस्टर्ड काफी अच्छे उगते हैं, तो उनमें राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इनफैक्ट भारत का 40% जो रेपसीड और मस्टर्ड है वो राजस्थान से है। राजस्थान काफ़ी बड़े मार्जिन से नंबर 1 है और उसके बाद बाकी लगभग सेम लेवल पे हैं ऑलमोस्ट। लेकिन राजस्थान रेपसीड और सरसों, मस्टर्ड मतलब सरसों, इनके मामले में काफ़ी आगे है। गेहूं की बात करते हैं, वीट की बात करते हैं। वीट बहुत इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है, खासतौर पर उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में। तो ये रबी क्रॉप है और इसमें 50 से 75 सेंटीमीटर रेनफॉल इसे चाहिए। कई तरह की मिट्टी में ये उग सकता है, लेकिन जो सबसे अच्छी मिट्टी होती है इसके लिए वो है क्ले लोम या लोम टेक्सचर वाली सॉइल, जिसकी मॉडरेट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। तो अगर मैं बात करूं कि मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट भारत में कौन से हैं, तो इसमें नंबर 1 पे है यूपी। यूपी, भारत का 1/3 गेहूं यूपी से आता है, तो यूपी काफी बड़े मार्जिन से नंबर 1 है। और बाकी फिर ये 3-4 राज्य एक ही लेवल पे हैं, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, लेकिन यूपी से 1/3 वीट गेहूं भारत का यूपी से आता है। एक तरह का वीट है जिसे जीआई टैग मिला हुआ है, वो है भलिया वीट। ये गुजरात का वीट है, भलिया वीट गुजरात का। अब बात करते हैं सूरजमुखी यानी सनफ्लावर। सनफ्लावर भी रबी क्रॉप है एक भारत में। इसके लिए लगभग 15.5 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए इसके लिए, और तेल भी निकलता है इससे। काफ़ी मॉइस्चर रिटेंटिव सॉइल इसके लिए चाहिए होती है, वेल ड्रेन्ड सॉइल, पानी अच्छा होना चाहिए सॉइल में। और ये सैलाइन कंडीशन में, यानी कि जो थोड़ी सी सॉल्ट वाली मिट्टी होती है, सैलाइन मिट्टी, उसमें भी ये जिंदा रह सकता है। तो सनफ्लावर भारत में कहाँ कहाँ होता है? सनफ्लावर में अगर बात करें तो भारत का 50% सनफ्लावर कर्नाटक से आता है। कर्नाटक बहुत बड़े अंतर से नंबर 1 है भारत में, याद रखिए, सनफ्लावर के मामले में। और फिर सब लगभग उसी लेवल पे हैं, बिहार, ओडिशा या तमिलनाडु। तो सूरजमुखी में कर्नाटक नंबर 1 है। अब बात करते हैं मसूर की दाल। तो मसूर की दाल जो है दाल की तरह खाई जाती है। ये रबी क्रॉप है, याद रखिए, रबी क्रॉप है, और इसके लिए देयरफॉर कोल्ड क्लाइमेट हमें चाहिए। तो उसके बाद याद रखिए, इसे भी वेल ड्रेन्ड लोम सॉइल चाहिए होती है, जो इसके लिए बेस्ट होती है। और मसूर के मामले में भारत में मध्य प्रदेश जो है वो नंबर 1 है। नंबर 1 मध्य प्रदेश और यूपी हैं। इनफैक्ट भारत का 80% मसूर दाल इन 2 राज्यों से मिलाकर आता है।
लगभग मध्य प्रदेश से आप कह सकते हैं कि 45% और उत्तर प्रदेश से आप कह सकते हैं लगभग 35%। तो इनमें ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन मध्य प्रदेश, यूपी और एमपी मसूर की दाल में नंबर 1 है। अब बात करते हैं मूंगफली, ग्राउंडनट जिसे पीनट भी बोलते हैं, मूंगफली। तो मूंगफली भारत में कहाँ होती है? मूंगफली होती है मेनली भारत में गुजरात में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में। भारत की लगभग आप कह सकते हैं 40% से ज़्यादा मूंगफली गुजरात से आती है। तो गुजरात मूंगफली ग्राउंडनट के मामले में काफ़ी आगे है दूसरे राज्यों से। तो गुजरात, राजस्थान, एपी और तमिलनाडु। अब बात करते हैं बाजरा। बाजरा जो है इसके लिए किस तरह की हमें क्लाइमेट चाहिए? बाजरा ड्राई और वार्म क्लाइमेटिक कंडीशंस में अच्छा ग्रो करता है, राइट। लेकिन ये ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप है, यानी कम पानी भी चल जाएगा बाजरे के लिए, ठीक है। यदि ड्रॉट कंडीशंस भी हैं तो भी अच्छा ग्रो करता है। बाजरे के लिए 20 से 30 डिग्री का टेम्परेचर बेस्ट रहता है, राइट। बाजरा कई तरह की मिट्टी में उग सकता है, लेकिन जो कॉटन वाली, ब्लैक कॉटन वाली सॉइल है उसमें बहुत अच्छा उगता है। इसके अलावा सैंडी लॉम सॉइल भी इसके लिए अच्छी रहती है। तो बाजरे के मामले में क्या है भारत में? बाजरे के मामले में देखिए, राजस्थान जो है वो भारत का लगभग 40% से ज़्यादा बाजरा राजस्थान से आता है। तो राजस्थान काफ़ी बड़े अंतर से नंबर 1 है बाजरे में, ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान और बाकी फिर उतना फ़र्क नहीं है। यूपी में भी काफ़ी होता है, यूपी, एमपी, गुजरात, इनमें काफ़ी बाजरा देखा जाता है, लेकिन राजस्थान जो है वो बाय फार नंबर 1 है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सोयाबीन की बात करते हैं। सोयाबीन, तो सोयाबीन जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट खरीफ क्रॉप है भारत में, बहुत स्टेबल खरीफ क्रॉप मानी जाती है। 26 से 30 डिग्री का टेम्परेचर इसके लिए चाहिए होता है। सोयाबीन जो है वो वेल ड्रेन्ड और फर्टाइल लोमी सॉइल में अच्छा ग्रो करता है। तो मेजर स्टेट्स जिनमें सोयाबीन पाया जाता है कौन कौन से हैं? तो मेन है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, लगभग 50% जो सोयाबीन है भारत में मध्य प्रदेश से आता है, ठीक है। महाराष्ट्र से आता है लगभग 35%। तो ये दोनों काफ़ी आगे हैं बाकी राज्यों से। आप देख सकते हैं 85% तो इन्हीं दो राज्यों से हो गया, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। खजूर, कोकोनट, नारियल की बात करते हैं। नारियल समझते हैं आप? तो कोकोनट जो है, कोकोनट, पाम, ये कई तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस में मिलता है। जनरली ट्रॉपिकल प्लांट है, इसलिए आप देखते हैं साउथ इंडिया में पाया जाता है, क्योंकि साउथ इंडिया का टेम्परेचर पूरे साल कांस्टेंट रहता है, गर्मी रहती है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट रहती है। तो लेकिन इसे बारिश अच्छी चाहिए, इसलिए आप देखते हैं बीच के पास होते हैं, बीच के पास हमेशा बारिश रहती है। 2000 mm पर ईयर की रेनफॉल इसे चाहिए होती है। तो कोकोनट कई तरह की मिट्टी में लेकिन ग्रो कर सकता है, जैसे लोमी सॉइल, लेटराइट सॉइल, कोस्टल सैंडी, अलूवियल, हर तरह की मिट्टी, राइट। अलूवियल मतलब जलोढ़ मिट्टी जो पानी के साथ बहकर आ जाती है। तो कोकोनट भारत में कहाँ पे होता है? कोकोनट भारत में केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा, साउथ, आप देख सकते हैं चारों के चारों एकदम हार्डकोर साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, राइट। तो यहाँ पे जो है कोकोनट काफ़ी ज़्यादा होता है। इनफैक्ट भारत में 1/3 से ज़्यादा कोकोनट केरल से आता है और लगभग 1/3 ही कर्नाटक से आता है, लेकिन तमिलनाडु और आंध्रा से भी आता है। तो एक कोकोनट है जिसे बोलते हैं एथोमोजी टॉल कोकोनट, इसे जीआई टैग मिला हुआ है, तमिलनाडु का कोकोनट है ये। अब बात करते हैं कैशू नट यानी काजू की बात करते हैं। काजू ड्राई फ्रूट है, तो इसके लिए रेड सैंडी लोमी सॉइल बेस्ट रहती है और ये 600 से 700 फीट की एलिवेशन पे अच्छा ग्रो करता है, यानी पहाड़ों की ढलानों पे ग्रो करता है अच्छा। तो इसके लिए जो जून से दिसंबर तक का सीजन है वो ऑप्टिमम है काजू के लिए। तो भारत में काजू कहाँ पे होता है? कैशू नट भारत का 1/3 काजू महाराष्ट्र से आता है। तो महाराष्ट्र काफ़ी बड़े अंतर से नंबर 1 है और बाकी सब सेम लेवल पे हैं। तो महाराष्ट्र में काजू सबसे ज़्यादा होता है, आंध्रा, ओडिशा और कर्नाटका में भी होता है। एक काजू है जिसे जीआई टैग मिला हुआ है, वो है महाराष्ट्र का ही वैनगुरला काजू, वैनगुरला काजू। अब बात करते हैं क्यूमिन यानी कि जीरा जो होता है। एक जीरा है जिसे जीआई टैग मिला हुआ है, वो है काला जीरा, हिमाचल प्रदेश का, जिसे ब्लैक क्यूमिन बोलते हैं। ब्लैक क्यूमिन, बस ये एक ही जीरा है जिसे जीआई टैग मिला हुआ है। तो क्यूमिन भारत में जो जीरा है वो कहाँ से आता है? जीरे में जो नंबर 1 है वो है गुजरात, दूसरे नंबर पे राजस्थान। तो आप कह सकते हैं भारत में लगभग 50% जीरा गुजरात से आता है और लगभग 40% राजस्थान से आता है, ठीक है। तो बाकी ज़्यादा नहीं है मध्य प्रदेश और यूपी में, ठीक है। लगभग भारत का ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 100%, 50-50 गुजरात और राजस्थान से आता है, कभी गुजरात ऊपर कभी राजस्थान ऊपर। अब बात करते हैं टर्मरिक की। टर्मरिक मतलब होता है हल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट है टर्मरिक हमारे रोजमर्रा के जीवन में, और भारत की 1/3 हल्दी तेलंगाना से आती है।
राइट। टी से टर्मरिक, टी से तेलंगाना। और ये वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल में अच्छी ग्रो करती है, राइट। और इसमें 1500 इसे mm की जो रेनफॉल है वो चाहिए। तो भारत में 1/3 हल्दी जो है वो तेलंगाना से आती है। बाकी महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात भी अच्छा ग्रो करते हैं टर्मरिक को। बहुत सारी हल्दी है जिसे जीआई टैग मिला हुआ है, जैसे वायगांव टर्मरिक है, महाराष्ट्र की है वायगांव टर्मरिक, वायगांव की हल्दी। महाराष्ट्र की ही है सांगली की हल्दी, सांगली च हल्द यानी सांगली की हल्दी। तमिलनाडु में एरोड की हल्दी और ओडिशा में कंधमल हल्दी। तो इन्हें सबको जीआई टैग भी मिला हुआ है। अब बात करते हैं कोरिएंडर की। कोरिएंडर, तो कोरिएंडर के मामले में भारत में जो राज्य हैं वो हैं मध्य प्रदेश नंबर 1 है। इनफैक्ट भारत का 60% कोरिएंडर जो है वो मध्य प्रदेश से आता है, 60%, राइट। उसके अलावा कोरिएंडर के मामले में राजस्थान भी अच्छा करता है। और कोरिएंडर आप समझते हैं वैसे बोलते किसे हैं हिंदी में? धनिया। कोरिएंडर को धनिया बोलते हैं। तो 60% भारत का धनिया जो है वो मध्य प्रदेश से आता है। बाकी राजस्थान, गुजरात और असम में भी होता है। चाय की बात करते हैं। चाय के लिए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, बारिश चाहिए, लेकिन बारिश वहां पे ठहरनी नहीं चाहिए। इसलिए आप देखते हैं कि जो पहाड़ की ढलान है उस पर चाय बहुत अच्छी होती है, राइट। कि बारिश तो आए लेकिन वो फसल को छू कर निकल जाए, वो रुके ना, क्योंकि अगर वो रुक गई तो फिर चाय बर्बाद हो जाती है, ठीक है। तो जो है लॉगिंग को सेंसिटिव रहती है टी कल्टीवेशन, लेकिन अदरवाइज उसे ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होती है। तो चाय आप जानते हैं सबसे अच्छी कहाँ होती है? असम में होती है। और वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए इसमें। तो कितने % भारत में असम और वेस्ट बंगाल से जो टी है वो आती है, इसका कोई आइडिया आपको? भारत में बस आप इतना याद रखिए कि जो नंबर 1 है काफ़ी बड़े अंतर से चाय के मामले में वो है असम। बस कोई परसेंटेज मैं इसमें नहीं कहूँगा, लेकिन ज़्यादातर भारत में जो टी है वो असम से आती है। फिर वेस्ट बंगाल है, तो वेस्ट बंगाल में भी दार्जिलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा टी वहाँ से होती है। और दार्जिलिंग जो है ये सबसे ज़्यादा टी पूरे भारत में अगर किसी शहर से होती है तो वो दार्जिलिंग है, ठीक है। दार्जिलिंग की चाय, और दार्जिलिंग की चाय पहला प्रोडक्ट था जिसे जीआई टैग मिला था। जब हमने जीआई टैग देना शुरू किया था भारत में, तो सबसे पहला प्रोडक्ट जिसे जीआई टैग मिला था वो था दार्जिलिंग की चाय। और दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग मिला हुआ है, वेस्ट बंगाल में है दार्जिलिंग। कांगड़ा की चाय को हिमाचल में कांगड़ा टी भी बहुत फेमस है, तो उसे भी जीआई टैग मिला हुआ है। और दार्जिलिंग की एक ग्रीन टी और वाइट टी, इन्हें भी जीआई टैग मिला हुआ है। कॉफ़ी की बात करते हैं। कॉफ़ी में कौन क्या है? तो कॉफ़ी सॉइल और क्लाइमेट कैसी चाहिए इसे? इस सॉइल जो है वो ओपन टेक्सचर्ड, रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड प्लेंटी ऑफ ह्यूमस। इसको भी बहुत ह्यूमस चाहिए। और थोड़ी सी एसिडिक सॉइल चाहिए, जिसका pH 7 से कम होता है, वो एसिडिक सॉइल होती है। और जून से दिसंबर तक इसका कल्टीवेशन पीरियड होता है। और भारत में कई तरह की कॉफ़ी होती है, अलग अलग। अरेबिका कॉफ़ी होती है एक, और एक रोबस्टा कॉफ़ी होती है। 2 तरह की भारत में कॉफ़ी पाई जाती है। तो कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? कर्नाटका में होती है, फिर केरला, फिर तमिलनाडु और फिर आंध्रा। भारत के आप कह सकते हैं मेजॉरिटी कॉफ़ी कर्नाटका से आती है। चिकमंगलुरु, बहुत सारे एरियाज़ हैं कर्नाटका में जहाँ पे कॉफ़ी होती है। केरला में भी होती है, वायनाड वगैरह में, तमिलनाडु में और आंध्रा में भी होती है। ये कई तरह की कॉफ़ी को जीआई टैग मिला हुआ है, जैसे मालाबार अरेबिका कॉफ़ी, मालाबार रोबस्टा कॉफ़ी। मालाबार से समझ जाइए आप कहाँ की बात हो रही है। फिर कुर्ग कर्नाटका में है, कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी, वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी, चिकमंगलूर अरेबिका कॉफ़ी, अराकू वैली आंध्रा में है, विशाखापट्टनम में, अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी और बाबा बुडानगिरी अरेबिका कॉफ़ी। तो ये जो सारी कॉफ़ी है इन्हें जीआई टैग मिला हुआ है। ये सारी की सारी जो कॉफ़ी है। और ये जो जगह है बाबा बुडानगिरी, ये कहाँ पे है आपके हिसाब से? बाबा बुडानगिरी हिल्स सुना है आपने? तो ये वेस्टर्न घाट्स में है और ये कर्नाटका में ही है। अब बात करते हैं मिर्च यानी चिलीज की बात करते हैं, ठीक है। तो चिली बहुत सारी हैं जिन्हें जीआई टैग मिला हुआ है, जैसे गोवा की है खोला चिली, गोवा की खोला चिली है। कर्नाटक की है बायडगी चिली, आंध्रा की है गुंटूर सन्नम चिली, मिजोरम की मिजो चिली और महाराष्ट्र की भीवापुर चिली। इन सबको मिला हुआ है जीआई टैग। चिली जो है इसको ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में अच्छा ग्रो करती है। गर्म तापमान चाहिए, 20 से 25 डिग्री एवरेज टेम्परेचर होना चाहिए। और ब्लैक सॉइल में काफ़ी अच्छी होती है चिली, ठीक है। जिसमें कॉटन होती है उसी में चिली भी काफ़ी अच्छी होती है। इसके अलावा वेल ड्रेन्ड अगर सॉइल है तो डेल्टाइक सॉइल या सैंडी लोमी सॉइल में भी अच्छा ग्रो करती है चिली। तो चिली भारत में कहाँ कहाँ होती है? कर्नाटका, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और ओडिशा। भारत की 1/3 चिली तेलंगाना से आती है, 1/3, और लगभग 1/4 कर्नाटका और 1/4 मध्य प्रदेश से आती है।
गार्लिक की बात करते हैं। गार्लिक लहसन को बोलते हैं गार्लिक। तो लहसन के लिए आपको किस तरह की क्लाइमेट चाहिए? वेट क्लाइमेट चाहिए आपको, वेट, ठीक है। मई से अक्टूबर तक की जो क्लाइमेट है वो चाहिए आपको, और बाद में नवंबर से अप्रैल तक। तो एक वेट सीजन होता है इसका और एक ड्राई सीजन होता है, दोनों सीजन चाहिए होते हैं इसे। और गार्लिक वहां पे बहुत अच्छा ग्रो नहीं करता जहां बहुत ही ज्यादा रेनफॉल होती है। हाँ, रेनफॉल चाहिए, मॉडरेट चाहिए, लेकिन उतनी ज्यादा भी नहीं चाहिए, एक्सेसिव रेनफॉल नहीं चाहिए। तो भारत में एक्सेसिव रेनफॉल कहां पे होती है? जैसे वेस्टर्न घाट्स में होती है एक्सेसिव रेनफॉल होती है, या मेघालय वगैरह में होती है, बहुत एक्सेसिव रेनफॉल होती है, तो वहां पे ये ग्रो नहीं करेगा। इसलिए आप देख सकते हैं मेजर गार्लिक प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं जहां पे नॉर्मल रेनफॉल, ठीक है, कुछ एरियाज में नॉर्मल है, कुछ में बहुत ज्यादा रेनफॉल बर्दाश्त नहीं कर पाता गार्लिक। तो राजस्थान, यूपी, गुजरात और पंजाब, ठीक है, राजस्थान, यूपी, गुजरात और पंजाब, यहां पे जो गार्लिक है वो अच्छा ग्रो करता है। भारत का 52%, लगभग 50% से ज्यादा गार्लिक राजस्थान से आता है, ठीक है, राजस्थान से आता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि गार्लिक इस टाइम में राजस्थान में बहुत ज्यादा ग्रो हो रहा है। अब बात करते हैं पेपर। पेपर मतलब आप जानते हैं मिर्च, ये भी मिर्च है, पेपर, काली मिर्च, ब्लैक पेपर जैसे बोलते हैं। तो पेपर के मामले में भारत में केरला काफी आगे है, केरला और कर्नाटका। तो केरला नंबर 1 है, लगभग भारत का 55% पेपर केरला से आता है और भारत में लगभग 35% कर्नाटका से आता है। तो यही दो का स्थान है, बाकी तो सब 1-1, 2-2% वाले हैं। तो केरला नंबर 1 है, कर्नाटका नंबर 2 है, और इसको हैवी रेनफॉल चाहिए। तो हैवी रेनफॉल केरला और कर्नाटका में मिलेगी वेस्टर्न घाट्स पे, और ह्यूमस अच्छी चाहिए, 1500 mm से ज़्यादा की बारिश चाहिए। तो केरला और कर्नाटका इसमें काफ़ी बड़े अंतर से नंबर 1 है। कार्डामम की बात करते हैं। कार्डामम इलायची को बोलते हैं। तो इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल चाहिए, 1500 से 2500 mm की रेनफॉल चाहिए, और 15 से 35 यानी काफ़ी वाइड रेंज इसके लिए टेम्परेचर भी है, और हाइट पे 600 से 1200 मीटर की हाइट पे ग्रो होता है ये, राइट। तो कहाँ पे होता है कार्डामम? कार्डामम मेनली केरला, सिक्किम। कार्डामम हिल सुना होगा आपने, कार्डामम हिल, इलायची की पहाड़ियाँ। तो केरला में, ऑफ कोर्स केरला बहुत आगे है कार्डामम के मामले में। तो लगभग भारत का 2/3, 66% कार्डामम केरला से आता है, ठीक है, केरला से आता है। और कई तरह की कार्डामम है, इलायची, जिसे जीआई टैग मिला हुआ है। जैसे अलेपी, अलेपी केरला में है, जिसे अलापुया बोलते हैं अब। तो अलापुया ग्रीन कार्डामम केरला, कुर्ग की ग्रीन कार्डामम, कुर्ग कर्नाटका में है, मडकेरी, सिक्किम की कार्डामम, सिक्किम। तो ये 3 जीआई टैग मिले हुए हैं कार्डामम में। तो ये था हमारा वीडियो कंप्लीट। इसमें सारे क्रॉप्स हमने कवर कर लिए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्रॉप्स हैं वो कवर कर लिए हैं। इसके अलावा मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं फ्रूट वेजिटेबल्स की भी बात करूंगा, स्टैटिक एक नेचर में होगा वो वीडियो। उसमें हम देखेंगे कौन सा फ्रूट भारत में किस राज्य में अच्छा उगता है, उसकी भी बात करेंगे। तो ये था वीडियो स्टैटिक जीके का एक और इंपॉर्टेंट वीडियो। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, काफ़ी पूछे जाते हैं, और इसमें आपको करंट में भी थोड़ा अपडेट रहना होता है। रैंकिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है, क्योंकि कुछ क्रॉप, वैसे तो 80% क्रॉप्स में तो सेम रहता है, लीडिंग प्रोड्यूसर सेम रहता है, लेकिन हाँ कुछ 20% क्रॉप्स में जहाँ उतना बड़ा अंतर नहीं रहता, वहाँ पे चीज़ें चेंज होती हैं। तो वो करंट में आप मेरे वीडियोस फॉलो कर सकते हैं, उसमें मैं बताता रहूँगा। तो मिलते हैं फिर स्टैटिक जीके के एक और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।